हमारे YouTube चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल हमने भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का अध्ययन किया था और मूल्यांकन क्या होता है इसको हमने जाना था। उसके बाद हमने विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा हमने मूल्यांकन की परिभाषा का जांच किया था, जिसमें हमने दो परिभाषा जानी थी। एक तो क्लार्क एवं स्टार के बारे में, दूसरी थी हमारी जेरोली मैक के अनुसार। उसके बाद हमने मूल्यांकन की विशेषताओं का विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। इसके बाद हमने मापन एवं मूल्यांकन में अंतर को स्पष्ट करते हुए हम आगे बढ़े थे और आगे बढ़कर हमने हिंदी भाषा हेतु मूल्यांकन की विधियों की जानकारी ली थी। उन विधियों में अब हम आए थे, हमारी दो विधियाँ थी। हिंदी भाषा हेतु मूल्यांकन विधि थी हमारी दो, जिसमें हमने एक परिमाणात्मक विधि, एक गुणात्मक विधि, दो वर्गीकरण किए थे। परिमाणात्मक प्रविधि को भी हमने तीन भागों में बांटा था, मौखिक, लिखित एवं प्रायोगिक। उसके बाद हमने लिखित परिभाषा को भी, परीक्षा को भी निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठता दो भागों में बांटा था। वस्तुनिष्ठता के भी हमने दो वर्गीकरण किए थे, अभिज्ञानात्मक और प्रत्यय स्मरण। उसके बाद प्रत्यय स्मरण को हमने दो भागों में बांटा था, रिक्त स्थान की पूर्ति एवं सरल प्रत्यय स्मरण। उसके बाद अभिज्ञानात्मक परीक्षा को भी हमने चार भागों में बांटा था। उसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न थे, सत्य असत्य वाले प्रश्न थे, समानता या मिलान जिसे कहते हैं उसके प्रश्न थे, और चौथा था हमारा वर्गीकरण या विभेदीकरण। अगर अब हम देखें तो हमारी गुणात्मक प्रविधि की विधियां बच गई हैं। ये विधियां कौन कौन सी होती हैं? देखिए, गुणात्मक, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि इसके अंदर बालक का व्यक्तित्व, बालक के गुण, बालक के व्यवहार इत्यादि को मद्देनजर रखा जाता है। इसमें अगर हम देखें, सबसे पहले ही आएगा संचयी आलेख। संचयी आलेख। दूसरा हमारी, अगर हम देखें, दूसरी प्रविधि हमारी एनेक्डोटल। दूसरी अगर हम देखें तो हमारी एनेक्डोटल आलेख हो जाएगा। अगर हम चौथा देखें तो हमारी होगी जांच सूची। पांचवा अगर हम देखें तो होगी रेटिंग स्केल, और पांचवा है निरीक्षण। देखिए, अब हम इनका एक एक विधियों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। देखिए, ये जो गुणात्मक प्रविधियां हैं, इन गुणात्मक विधियों का प्रयोग बालक के आंतरिक मूल्यांकन के लिए किया जाता है, यानी कि बालक के आंतरिक भाव का या बालक के आंतरिक गुणों का इसके अंदर मूल्यांकन किया जाता है। अब हम एक एक करके इन विधियों का विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। तो हमारी पहली जो विधि थी, हमारी पहली विधि है संचयी आलेख। संचयी आलेख इसके अंदर होता है, यह विद्यालय से संबंधित सभी सूचनाओं का क्रमबद्ध लेखन है। यह जो विधि है, एक विद्यालय के अंदर जो भी क्रमबद्ध लेखन होता है उससे संबंधित है। इसमें छात्र की शैक्षिक प्रगति, मासिक परीक्षा फल, उपस्थितियां, योग्यता, विद्यालय की अन्य क्रियाओं में भाग लेने का विवरण लिखा जाता है। छात्र की प्रगति तथा कमजोरियों को जानने के लिए यह अत्यंत उपयोगी है। अर्थात हम देखें तो ये संचयी आलेख किया जाता है विद्यालय के द्वारा। जैसे कि सभी लगभग विद्यालय द्वारा ही किए जाते हैं, लेकिन ये विद्यालय की जो सूचना है उनसे संबंधित है। तो विद्यालय द्वारा इसमें कौन कौन सी सूचना कलेक्ट की जाती है? इसके अंदर शैक्षिक प्रगति, बालक की शैक्षिक प्रगति, परीक्षा, मासिक परीक्षा फल, उपस्थितियां, बालक की उपस्थितियां, बालक की पूरे साल भर में कितनी बार उपस्थित हुआ, यह बालक में किसी कार्य करने को कितनी योग्यता है वह, तथा
विद्यालय की अन्य क्रियाएं, कि बालक विभिन्न क्रियाओं को, ये बालक ने इस विद्यालय में की गई क्रियाओं को, बालक ने किन किन क्रियाओं में भाग लिया और बालक की क्या क्या प्रोग्रेस रही, इन सभी बातों को इसमें रखा जाता है। अब हमारा अगर हम अगला देखें तो हमारा अगला जो है, अगली प्रविधि है वह है निरीक्षण। निरीक्षण, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें अध्यापक निरीक्षण करता है। इस विधि में प्रयोग द्वारा छोटे बालकों के सामाजिक विकास, संवेगात्मक स्थिरता तथा मानसिक परिपक्वता का पता लगाया जाता है। इस विधि द्वारा बालक की रुचियां, अभिवृत्तियां, क्षमता तथा कौशलों का सही मूल्यांकन किया जाता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इसमें बालक के बारे में सर्वांगीण विकास का पता लगाया जा सकता है, वो भी केवल मात्र निरीक्षण करके। बालक को कोई कार्य करने के लिए दिया जाता है और अध्यापक द्वारा निरीक्षण किया जाएगा कि बालक इस कार्य को किस रूप में कर रहा है, किन किन बातों को मद्देनजर रखते हुए कर रहा है। यानी कि इसमें बालक के सामाजिक, संवेगात्मक व मानसिक परिपक्वता का पता लगाया जाता है। इस विधि द्वारा बालक की रुचि, अभिवृत्ति व क्षमताओं का पता लगाया जाता है। यानी कि इसमें बालक की रुचि, क्षमता व अभिवृत्तियों की जानकारी प्राप्त होती है कि बालक किसी कार्य के अंदर किन किन गुणों के समावेश से वह कार्य कर रहा है, अपनी कितनी बुद्धि लगा रहा है, अपनी कितनी रुचि, उस बालक की रुचि किस कार्य में है। अगर बालक किसी कार्य को करने में ज़्यादा खुशी से करेगा तो लगेगा कि हाँ ये ज़्यादा रुचि दिखा रहा है, ज़्यादा किस कार्य करने की इसमें ज़्यादा क्षमता है। इन सभी का परीक्षा निरीक्षण विधि के अंदर अध्ययन किया जाता है। अब हमारी अगली जो विधि है वह है एनेक्डोटल विधि या एनेक्डोटल आलेख। एक ही बात है, ये हमारा तीसरी हो गई। इसमें बालक के व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण घटना तथा कार्यों का वर्णन, छात्रों की रुचि और सुझावों को उत्पन्न करने वाली घटना के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग निरीक्षक या निर्देशक हेतु किया जाता है। यानी कि इसमें हम लिख सकते हैं कि इसमें बालकों के व्यवहार से संबंधित जानकारी, घटनाओं की जानकारी प्राप्त तथा बालक के कार्यों का वर्णन पता चलता है। ठीक है, अगर हम देखें तो इसके अलावा बालक के रुचि और बालक सुझाव उत्पन्न करने वाले घटक कि बालक की रुचि किससे बढ़ेगी एवं बालक को सुझावों द्वारा पता चलेगा कि बालक किस सुझाव को किस रूप से ग्रहण कर रहा है। यानी कि इसमें बालकों के व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण घटना तथा कार्यों का वर्णन तो किया ही जाता है, साथ में छात्र की रुचि और सुझाव को उत्पन्न किया जाता है। यानी कि रुचि एवं सुझाव देकर उन्हें उत्पन्न किया जाता है तथा घटकों के साथ बालक का समावेश किया जाता है। विभिन्न घटनाओं को जोड़ दिया जाता है जिससे बालक किस घटना में किस कार्य को किस रूप से करेगा ये देखा जाता है। यह जो कार्य किए जाते हैं ये एक निर्देशन हेतु किए जाते हैं। यानी कि बालक को कुछ निर्देश दे दिए जाते हैं कि बालक को अमुक कार्य इस अनुसार करना है। उसके बाद बालक को वह कार्य किस प्रकार किस भांति करता है यह देखा जाता है। अब जो हमारी अगली विधि है वह है जांच सूची। हमारी ये चौथी विधि है जिसका नाम है जांच सूची। जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसमें जांच की जाती है। जांच का
प्रयोग छात्रों की अभिरुचियाँ, अभिवृत्तियाँ तथा भावात्मक पक्ष की उपलब्धियों को जानने हेतु किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें बालक की अभिरुचि, अभिवृत्ति और भावात्मक पक्ष की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। इसमें कुछ कथन दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? इसमें कथन दिए जाते हैं। उस कथन जिनके संबंध छात्रों के अथवा छात्रों के जो उत्तर होंगे वो उन घटनाओं से संबंधित होते हैं। यानी कि जैसे कि माना कि बालक से जुड़े कुछ कथन बालक के समक्ष रख दिए जाते हैं। उस कथन के बारे में बालक के क्या विचार हैं वह जाना जाता है, जिससे कि बालक की रुचि, अभिवृत्ति, भावनात्मक पक्ष का अध्यापक को पता चल जाता है। अब हम देखेंगे हमारी अगली विधि, जो कि हमारी 5वीं विधि है, वह है रेटिंग स्केल। देखिए रेटिंग स्केल में क्या क्या होता है। देखिए, बालक को कोई कार्य करने के लिए दिया जाता है। बालक को उसमें विभिन्न वर्गीकरण, जो रेटिंग दी जाती है उसमें विभिन्न वर्गीकरण कर दिया जाता है कि बालक ने इस कार्य को कितनी रुचि के साथ किया, बालक ने अमुक कार्य को कितनी देर में किया, कितनी कुशलता के साथ किया, बालक इसके प्रति कितना जिज्ञासु है, बालक कितना नीरस है। इन सभी का वर्गीकरण उसमें कर दिया जाता है। अर्थात रेटिंग स्केल में कई वर्गीकरण कई भागों से कर दिए जाते हैं। उसके आधार पर बालक को रेट दी जाती है, यानी कि बालक को नंबरिंग की जाती है। देखिए, हम देखते हैं इस विधि के द्वारा बालक की किसी क्षेत्र विशेष की कुशलता की जांच की जाती है। उसके व्यवहार की प्रगति विभिन्न मात्राओं में प्रस्तुत की जाती है। यह सदैव व्यक्तिगत रूप से ही काम में ली जाती है। इसका प्रयोग उच्च कक्षाओं के छात्रों हेतु किया जाता है, क्योंकि निर्णय लेने की शक्ति छोटी आयु के छात्रों में नहीं होती है। इसमें कुछ कथन दिए जाते हैं जिनका 3, 5, 7 बिंदुओं तक सापेक्ष निर्णय करना होता है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें रेटिंग दी जाती है और इस विधि के द्वारा बालक की किसी भी क्षेत्र विशेष में कुशलता की जांच की जाती है। तो यानी कि इसमें कुशलता की जांच की जाती है। जैसे कि मैंने बताया, कुशलता के साथ साथ रुचि, अभिवृत्ति, विकास, संवेग, बौद्धिक इत्यादि स्तरों की भाई जांच की जाती है। इसमें विभिन्न प्रगति की मात्राओं में प्रस्तुत किया जाता है। बालक का व्यवहार किन किन क्षेत्र में, अर्थात बालक का व्यवहार का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। जो बालक को कार्य दिया जाएगा उस बालक ने किस व्यवहार से किया, किस कार्य को करते समय बालक ने किन किन व्यवहारों का प्रदर्शन किया, उन सबको मद्देनजर रखा जाएगा। देखिए, इसके अंदर बालक को 5, 7, 3, 5, 7 इस तरह की रेटिंग स्केल दी जाती है। देखिए, मैं एक बार आपके सामने बना देती हूँ। देखिए, इस तरह का, जैसे कि हमने 5 रेटिंग बनाई है। अब इधर नंबर दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से हम बालक को नंबर देंगे। जैसे कि बालक ने कितनी रुचि प्रदर्शित की, बालक ने 3 रुचि प्रदर्शित की। 3 ये नंबर नहीं है। देखिए, हमारे अगर बालक ने पूर्णतः रुचि दिखाई तो नंबर आएंगे 5, लेकिन अगर बालक ने आधी रुचि दिखाई, आधी उसने नीरसता दिखाई तो 3 नंबर होंगे। इस प्रकार बालक की रेटिंग स्केल दी जाएगी। बालक का व्यवहार कैसा था, उस कार्य को करने में बालक ने बहुत अच्छा व्यवहार प्रदर्शित किया तो हम पूरे नंबर देंगे। बालक ने अपनी बौद्धिक कुशलता यानी कि अपनी बुद्धि का किस प्रकार प्रयोग किया, जैसे कि या तो स्वयं की बुद्धि का प्रयोग किया या केवल इधर उधर से देखकर ही बालक ने कार्य किया, इस प्रकार हम उसे नंबर दे देंगे। अर्थात जिस से संबंधित वह कार्य है उन सभी कार्यों का वर्गीकरण हम इस प्रकार कर देंगे। इस प्रकार से रेटिंग दी जाती है। अब हम हमारी 5 जो गुणात्मक प्रविधियाँ थी हमने उनका विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया है। अब हम जानेंगे मूल्यांकन के प्रकार। देखिए, मूल्यांकन के 2 प्रकार होते हैं। जैसा कि आपको पता है, मूल्यांकन किस किस प्रकार से लिया जा सकता है। मूल्यांकन के प्रकार, देखिए, मूल्यांकन के 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से होंगे?
एक तो होगा पाठ के अंतर्गत और दूसरा मूल्यांकन हमारा होगा पाठोपरांत। यानी कि पाठ से मतलब है, यहाँ हमारा तात्पर्य है कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें हम, जैसे कि मान लो मैंने आपसे अभी आपको मैं मूल्यांकन पढ़ा रही हूँ और मूल्यांकन पढ़ाते हुए मैंने आपको अभी मैं पढ़ा रही हूँ मूल्यांकन के प्रकार, और अब मैंने आपसे पूछ लिए कि बताओ कितने, तो अगर मैंने पढ़ाते वक्त ये पूछ लिया आपसे कि हमारी जो गुणात्मक विधि थी, यानी कि हमारे जो मूल्यांकन की प्रविधियाँ थी बालक को जांच करने की, उनमें थी गुणात्मक प्रविधि, वह हमने कितने प्रकार की होती है, या मैं यूँ पूछ सकती हूँ कि वस्तुनिष्ठता, किन किन वस्तुनिष्ठता के कौन कौन से भेद हैं, या इसी प्रकार उससे संबंधित मूल्यांकन के उद्देश्य। इस तरह के अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूँ पढ़ाते वक्त ही, क्योंकि अभी मेरा मूल्यांकन का टॉपिक चल रहा है, और मैं इस प्रकार अगर पूछ लूँ तो ये क्या हो गया, मेरा पाठ के अंतर्गत, यानी कि पाठ चल रहा है और पाठ के अंतर्गत ही मैं पाठ में से सवाल पूछ रही हूँ, तो वह हो गया पाठ के अंतर्गत। लेकिन पूरा पाठ खत्म हो जाने के बाद, जैसे कि हम शिक्षण विधियाँ पढ़ चुके हैं, अगर अब मैं आपसे पूछती हूँ कि व्याकरण शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो आप कहेंगे आगमन निगमन विधि। तो यह हम पाठ पढ़ चुके हैं, तो ये क्या हो गया, पाठो उपरांत विधि। अगर अब हम देखें तो इसकी ये रूल है, फिर भी मैं लिख देती हूँ, यह वैसे तो ये लिखा हुआ है, फिर भी इस मूल्यांकन का पाठ के बीच में शिक्षक बोध प्रश्न द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। अब मूल्यांकन करते वक्त उसमें अंतर्गत बालक के उच्चारण, वाक्य प्रयोग एवं शब्द बोध का भी पता लग जाता है। और अगर हम पाठ के अंतर्गत देखें कि पाठ के उपरांत कैसे होगा, तब वह होगा कि इसमें शिक्षक पुनरावृत्ति, शिक्षक पुनरावृत्ति प्रश्नों के द्वारा मूल्यांकन करता है, जिसके अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकते हैं और प्रश्न हो सकते हैं इसमें लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक हो सकते हैं, किसी प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं हमारे मूल्यांकन के उद्देश्य, जो कि हमने शुरुआत में ही उनकी सामान्य जानकारी से चर्चा कर ली थी। अब हम आगे और देखेंगे, देखते हैं। अब हम जानेंगे मूल्यांकन के उद्देश्य। देखिए, हमारा जो पहला उद्देश्य है यह है शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करना। मूल्यांकन का जो पहला उद्देश्य है वह है शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करना। दूसरा अगर हम देखें तो इससे बालक के मानसिक विकास का पता लगाना है, यानी कि बालक के मानसिक विकास का पता लगाना है। चौथा अगर हम उद्देश्य देखें तो जब बालकों को पता चलता है कि परीक्षा है, तो आपने देखा होगा कि हम भी अध्ययन करने ज़्यादा रुचि के साथ बैठते हैं, ज़्यादा तल्लीनता के साथ बैठते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं। तो अगर हमें निरंतर ये मोटिवेशन मिलता रहे कि हमारा मूल्यांकन हो रहा है या हमारी परीक्षा है, तो बालक जो है बालक पूरे साल भर सक्रिय रहेगा, अर्थात बालक को सक्रिय रखता है। और अगर हम अब देखें तो इसमें एक शिक्षक की कुशलता का पता चल जाता है कि पूरे साल भर एक शिक्षक ने क्या पढ़ाया, यानी कि शिक्षक की कुशलता की जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम देखें तो इसमें मूल्यांकन शिक्षा योजना, यानी कि जो पाठ्य योजना के पुनरावलोकन, पुनर्गठन एवं समुन्नयन का विकास अत्यंत ही उपादेय है। यानी कि इसमें आपने जो पाठ्य योजना बनाई है उसकी भी आपको अपन को जानकारी मिल जाएगी कि हमारी जो पाठ्य योजना है वह उद्देश्यपूर्ण है या नहीं। हाँ,
यानी कि जो पाठ्य योजना है वो बालकों के जो उद्देश्य है उनका उसमें समावेश है या नहीं, वह अपने उद्देश्यों को पूरा कर पा रही है, सक्षम है या नहीं। हमारा अगला है मूल्यांकन के द्वारा छात्रों की क्षमताओं सीमाओं का पता लगाना, यानी कि छात्रों की क्षमता व सीमा का पता लगाना। इसके अलावा और भी है, बालकों के विकास को निरंतर गति देने में सहायक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इससे बालक सक्रिय रहता है और बालक की गति बनी रहती है। इसमें मूल्यांकन द्वारा बालकों की कठिनाई, विफलता एवं सफलता का पता लग जाता है, यानी कि बालकों की जो कठिनाई है, बालकों की कठिनाई, विफलता, सफलता आदि की जानकारी प्राप्त हो जाती है। बालक की वास्तविकता का अंदाजा लग जाता है इससे। देखिए, बालक की वास्तविकता की जानकारी प्राप्त होती है। समस्त उद्देश्य, इसके अलावा भी कई सामान्य उद्देश्य हैं जो कि आपको खुद को पता है, जैसे कि शिक्षक इसमें बल देता है कि भाई बालक अधिक से अधिक सक्रिय रहे। जो शिक्षक ने पाठ्य योजना बनाई है उनका समावेश करता हुआ उनको ध्यान में रखते हुए उद्देश्य की प्राप्ति करते हुए होने चाहिए। बालक की कठिनाई विफलताओं का जानकारी लेते हुए चलता है, इससे बालक की वास्तविक जानकारी का पता चलता है। शिक्षक की कुशलता की, बालक की सक्रियता की, बालक की गतियों की इत्यादि उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे कई और भी उद्देश्य हैं जो कि एक सामान्य है, जो मुझे नहीं लगता आपको बच्चे के समक्ष रखने चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे कि इसमें बालकों के विकास की निरंतर गति में सहायक होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया। तो इस तरह से छोटी छोटी और गहरी बातें हैं जो कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप दोस्तों आज आपको पता है हमने मूल्यांकन शिक्षण जो हमारी कल की क्लास थी उसी को आज हमने कंप्लीट किया है। हमने कल की क्लास में पढ़ा था मूल्यांकन का अर्थ क्या है और विभिन्न विद्वानों के अनुसार हमने परिभाषा को जाना था। उसके बाद हमने मूल्यांकन की विशेषता जानी थी, मापन और मूल्यांकन में अंतर जाना, मूल्यांकन के हिंदी भाषा हेतु मूल्यांकन की विधियों को हमने जाना, पाठ्य मूल्यांकन के प्रकार जाना जिसके अंदर 2 प्रकार थे, पाठ के अंतर्गत और पाठ के उपरांत मूल्यांकन के उद्देश्यों का विस्तृत रूप से हमने अध्ययन किया। और हमने उसके बाद विभिन्न विधियों को जाना, जैसे कि हमारी 2 विधियाँ थी, परिमाणात्मक और गुणात्मक। उनमें भी परिमाणात्मक के 3 भेद थे, मौखिक, लिखित, प्रायोगिक। और उसके बाद गुणात्मक विधियों के भी हमने 5 प्रविधियाँ पढ़ी, संचय आलेख, एनेक्डोटल आलेख, जांच सूची, रेटिंग स्केल, निरीक्षक इत्यादि। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।